नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के हमारे प्राइम एजेंडा पे होंगे रिटेल इन्फ्लेशन जो है पिछले 5 महीनों में सबसे कम दरों पे पहुंच गया है। तो यहाँ पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर एक बार फिर न्यूज़ में है। मोदी जी काफ़ी इंटरेस्टेड होंगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने पे, मतलब पूरी दुनिया को एक साथ लेके इसे कंप्लीट करवाना पड़ेगा। वहीं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कुछ एक बात गवर्नमेंट को बोली है, उस चीज़ को यहाँ पे समझा जाएगा। और इंडिया यूएस डिफेंस डील, हम क्या क्या कुछ नया खरीद सकते हैं। अब मोदी जी जो है डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं, तो क्या वहाँ डेवलपमेंट्स होंगी। दूसरी चीज़, न्यूक्लियर एनर्जी लायबिलिटी को लेके इंडिया जो है उस कानून को थोड़ा सा रिलैक्स करने को रेडी हो गया है। तो इसके क्या रिperकशन हो सकते हैं, क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उसको समझेंगे। और जेंडर बजटिंग कितना ज़रूरी है वो एस्पेक्ट समझा जाएगा। साथ साथ एक पिटीशन फाइल किया गया है कि जो कन्विक्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं उनको बिल्कुल ही इलेक्शन अलाउ नहीं करना चाहिए, मतलब वो लोग इलेक्शन बिल्कुल भी कंटेस्ट ना करें। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो फ्रंट पेज पे अगर आप इसको देखें तो आज की बड़ी खबर यही बनी है कि भाई इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी कूल डाउन हो गया है। मतलब एक तरीके से आने वाले समय के अंदर आरबीआई के पास अब बैंडविड्थ होगी कि वो इंटरेस्ट रेट को और कम कर दे, जिसका बेनिफिट हमें ज़रूर होगा। हमें आज की डेट में अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है। देखिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल के अंदर है, तो ये अपॉर्चुनिटी लूज आउट नहीं करनी चाहिए, खासकर ऐसे टाइम पे जब पूरी दुनिया के अंदर स्लो डाउन चल रहा है और इंडियन इकोनॉमी भी उतना अच्छा नहीं कर रही है। हाँ, हम बोलने को हैं कि 6.4 टू 6.8% के अराउंड हमारा ग्रोथ रेट रहेगा, जो कि शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा होगा, बट पोटेंशियल बहुत है और आगे हमें लेके जाना है। 10% के अराउंड, मतलब 8 टू 10% के अराउंड आपका ग्रोथ रेट अगर आप करेंगे तो जाके हम विकसित भारत बनेंगे बाय 2047। ओके, तो ये कुछ एस्पेक्ट हैं जो ज़रूर हमारी सरकार को ध्यान देने हैं। अब इसको देखते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग को। तो इन्फ्लेशन काफ़ी कंट्रोल में आ गया है, ठीक है, बढ़िया है। अब इस डिबेट को देखिए, यहाँ पे ये मेंस 2022 का सवाल, इन्होंने कहा कि वेलफेयर स्कीम्स के अलावा हमें जो है अपने इन्फ्लेशन को भी मैनेज करना है और साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट को भी हटाना है, क्योंकि पुअर और अंडर प्रिविलेज लोगों को नौकरियां देना भी ज़रूरी है। तो ये मेंस 2022 का सवाल है। इन्फ्लेशन बेस्ड था कि जो आज की डिबेट हम कर रहे हैं वो पूरा का पूरा डिबेट इस सवाल पे बेस्ड है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कह रहे हैं कि भाई पुअर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन का। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ही पुअर के ऊपर पड़ता है, क्योंकि परचेजिंग पावर जो पुअर की होती है वो बहुत ही कम हो जाती है इसकी वजह से, और बेसिक नेसेसिटीज़ जैसे फूड, फ्यूल वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो आम जनता के लिए काफ़ी नुकसानदायक चीज़ होती है इन्फ्लेशन। वल्नरेबल सेक्शंस जो हैं वो सिग्निफिकेंट इनकम अपना जो है वो एसेंशियल्स को मीट आउट करने के लिए खर्च करते हैं, और ऐसे में अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया और एसेंशियल्स आप नहीं ले पाए तो एक तरीके से आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डायरेक्टली इम्पैक्ट हो जाता है। ठीक है, सो यही चीज़ यहाँ पे भी मेंशन की गई है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका जो है बिल्कुल इम्पैक्ट होगा ही होगा। अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी जैसी चीज़ भी बिल्कुल यहाँ पे देखने को मिलती है। हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा, क्यों? अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपके यहाँ पे इन्फ्लेशन ही कंट्रोल करता रह गया, ठीक। और हुआ क्या, उसकी वजह से फ्लो ऑफ जो करेंसी है, फ्लो ऑफ मनी जो है आपकी इकोनॉमी के अंदर वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हुआ। क्यों? आरबीआई ने जो है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अपनानी पड़ी, ठीक। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी जो है उनको रखनी पड़ी, और उस वजह से आप देख सकते हो कि भाई हमारे यहाँ पे लोन्स वगैरह वो कॉस्टली रहे हैं। अब वही चीज़ रिवर्स पे करने की ज़रूरत है। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल रहता है, चीज़ें ठीक रहती हैं, तो अब आपको जो है ये मॉनेटरी पॉलिसी थोड़ी लूज़ करने की ज़रूरत है, वही यहाँ पे रिक्वायर्ड है। और दूसरी चीज़ देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी अगर इंक्रीज़ होती है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट लॉ एंड ऑर्डर पे भी पड़ता है। तो क्राइम और अनरेस्ट जो है वो सारी चीज़ बढ़ जाएगी, और पुअर के ऊपर तो डिसप्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट पड़ने ही वाला है, साथ साथ मार्जिनलाइज कम्युनिटी के ऊपर भी उसका बुरा असर पड़ता है। देन टॉकिंग अबाउट, देखिए, इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके लिए भी हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। क्यों? कि आज अगर आप देखते हैं कि अमीर आदमी तो चीज़ों को मैनेज कर लेगा, लेकिन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, गरीब लोग, वो इस चीज़ को नहीं संभाल पाएंगे। इसीलिए इंक्लूसिव ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें जो है इन्फ्लेशन को मैनेज करने की ज़रूरत है। अब ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ रिलेटेड होती हैं, चीज़ें बैलेंस आउट रहेंगी तो ही अच्छा रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी के अलावा फिस्कल पॉलिसी भी अगर सरकार थोड़ा लूज आउट करे, टैक्स वगैरह जो है वो रिड्यूस करे, जो कि गवर्नमेंट ने किया है,
तो उस लिहाज से देखेंगे कि दोनों ही मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी हमारी जो है वो बैलेंस चल रही है, और ये बहुत ज़रूरी है, तब जाके आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ एक एंटिटी को लेके ध्यान में लेके आप आगे बढ़ जाएंगे, वो नहीं हो सकता है। तो इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेके एक बार फिर तो ट्रैक्शन गेन कर गया है। देखिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, बिकॉज इट विल ऑफर अस इमेंस पोटेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा खासा इकोनॉमिक ग्रोथ का पोटेंशियल हमें नज़र आएगा यहाँ से। अगर ये कॉरिडोर बन जाता है तो देखिए डिस्टेंस जो है हमारा बहुत ज़्यादा करीब है यूरोप के, और उसका बेनिफिट क्या होगा, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट आने का चांस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। क्योंकि अगर आप चाइना के कंपैरिजन में देखेंगे तो लेबर कॉस्ट इंडिया के अंदर जो है वो कम है। दूसरी चीज़ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है यहाँ पे। लेबर कॉस्ट बांग्लादेश में भी हमसे कम है, लेकिन बांग्लादेश पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़रूर लोग ध्यान में रखते हैं, इन्वेस्टर्स ध्यान में रखते हैं। ये सारे एडिड पॉइंट्स हैं जिसका बेनिफिट इंडिया को होगा, लेकिन चीज़ें इतनी आसान नहीं होने वाली हैं, हर्डल्स बहुत हैं इसके अंदर। तो जियोपॉलिटिकल चैलेंज को अगर आप देखें तो इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट, हमें पता है कि देखिए एक जो एंटिटी है इजराइल, जहाँ पे जिसके अंदर हाइफा पोर्ट बनना था, वो तो वॉर में बिजी है, और अभी भी नहीं पता कि किस लेवल की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वहाँ रहने वाली है। दूसरी चीज़, ईरान ने बैकआउट कर दिया, ईरान कहता है कि मैं नहीं इसके ऊपर काम करूँगा। अच्छा, फिर अगर आप देखें तो ईरान के अंदर हमारा चाबहार पोर्ट हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो एक तरीके से कंपटीशन में आ जाएगा आपका, एक तरीके से चाबहार पोर्ट, दूसरा जबल अली पोर्ट, ये यूएई के अंदर है। तो वो कॉम्पीटिंग पॉइंट्स भी हैं हमारे लिए, ठीक है। तो ईरान कभी भी इसका हिस्सा होगा ही नहीं। बेटर तो ये था ना कि ईरान भी जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट करता, तो फिर हम चाबहार पोर्ट को और अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं। और आज की डेट में यूएस जो है वो सैंक्शंस ईरान के ऊपर और बढ़ाने ही वाला है। ट्रंप को हमें पता है किस तरीके से हाउ ही looks into these things, okay, and then Chinese reaction will also be there. China will increase the investment बिल्कुल, और उनके पास तो ऑलरेडी एक रेडीमेड चीज़ पड़ी है। तो जो चीज़ रेडीमेड है ऑलरेडी, जिस पे काम हो चुका है, तो उनको एडिड एडवांटेज तो बट ऑब्वियस होगा ही होगा। देन रीजनल इंस्टेबिलिटी, वी डोंट नो मिडल ईस्ट के अंदर कहाँ पे किस लेवल की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाए। तो येमेन के अंदर देख लीजिए आप, यहाँ पे भी गड़बड़ चल रही है। हाउदीज वगैरह जो हैं, हुदीज, दे आर यू कैन से क्रिएटिंग ट्रबल हियर। देन यू हैव सोमालिया, वी डोंट नो हाउ थिंग्स विल फ्लेयर अप हियर। तो इतना स्मूथ जो है वो नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये एस्पेक्ट ज़रूर हमें ध्यान में रखना होगा। एंड देन यू टॉक अबाउट यूरोपियन इकोनॉमिक स्लो डाउन, दैट इज़ द अदर रीज़न। देखिए इतना स्मूथ नहीं है यहाँ पे। स्पेन, यू टॉक अबाउट पोर्चुगल, एंड नॉट दैट जस्ट दैट, ग्रीस, इन सब की इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है। तो ये लोग तो स्ट्रगल कर ही रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड लुक एट दिस इम्पैक्ट हेयर, यूक्रेन रशिया वॉर का इम्पैक्ट, कैसे आप इस चीज़ को भूल जाएंगे। तो यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से भी जो है बहुत चीज़ें बदली हैं यहाँ पे। तो स्लो डाउन है पूरे यूरोप के अंदर, तो उतना ल्यूक्रेटिव शायद ना हो, और मतलब कहने की बात है कि वो लोग उतना इन्वेस्ट ही ना कर पाएँ। फिर आप क्या करोगे। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस आर गोइंग टू बी देयर, मैरीटाइम, रेलवे गैप्स, टेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन, फंडिंग कंस्ट्रेंट, ये सारी की सारी चीज़ें आएंगी ही आएंगी। तो आइडिया यही है, सऊदी अरब के अंदर ये रेलवे का पॉइंट बनेगा, बट अभी एट प्रेजेंट दे डोंट हैव एनी नेटवर्क एज सच, ओके। सो यू हैव टू बिल्ड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, सब कुछ जीरो से स्टार्ट करना है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट स्मूथ। देन इकोनॉमिक एंड ट्रेड बैरियर्स अगर आप देखें तो हमारे यहाँ पे अभी भी जो टैरिफ और कस्टम्स हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो थोड़े डिफरेंट हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से हर्डल क्रिएट करते हैं। तो पहले तो आपको इसको स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। दैट इट सेल्फ इज़ गोइंग टू बी अ टीडियस टास्क। वो इतना स्मूथ नहीं होने वाला है कि भाई सबके कानून एक जैसे अलाइन हो ताकि कन्फ्यूजन जो है वो हटाई जा सके। और फिर लीगल और रेगुलेटरी इश्यूज ज़रूर हैं यहाँ पे, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड डिजिटल इंटीग्रेशन, दैट अनदर यू कैन से इज़ द प्रॉब्लम हियर। तो इन सब प्रॉब्लम्स को पार पालेंगे तब जाके जो है इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का ट्रू पोटेंशियल आप रियलाइज़ कर पाओगे। हालांकि ये ज़रूर बात कहनी पड़ेगी कि इंडिया के लिए ज़रूरी है, तो हमें इसकी जो है इसके ऊपर बिल्कुल कंसेंसस बना के जो है ग्लोबल प्लेयर्स के साथ मिलकर काम करना है। और डोनाल्ड ट्रंप भी इस पे इंटरेस्टेड होंगे। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज एक तरीके से ही वांट्स टू काउंटर चाइना, एंड चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए तो ये अच्छी चीज़ डेफिनेटली है ही, ओके। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने सेंटर को कहा है कि वो अपने टोल टैक्स के रूल को थोड़ा रिव्यू करें, ओके। तो ये पॉइंट बोला गया है। अब देखिए हम यहाँ पे बात करते हैं
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की। तो आप अगर आप बोल सकते हैं कि भी फाइनेंशियल या फिर जो इन्वेस्ट मतलब एक्सपेंडिचर लेवल पे अगर आप गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाना चाहते हैं, तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी ऑफ योर गवर्नमेंट, तो उसके अंदर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमें ये पता है कि सीएजी की रिपोर्ट आती है, ठीक है। तो सीएजी की रिपोर्ट ज़रूर कहने को तो प्रेसिडेंट साहब के पास जाती है और प्रेसिडेंट उसके बाद उसे पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस करवाते हैं, ठीक, ये बात हमें पता है यहाँ पे। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर भी जब आप उसको करवाएंगे, पुटअप करेंगे, तो वो चीज़ पीएसी के पास जाएगी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है उसकी स्क्रूटनी करने वाली है, ठीक। तो वो उसकी स्क्रूटनी करेगी एंड देन द रिपोर्ट विल बी प्रोड्यूस्ड, और उस रिपोर्ट पे जो है फिर फाइनली जो है पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन होगा। तो इस तरीके से काम चलता है। तो इट मीन्स ये जो फाइनेंशियल लेवल की अकाउंटेबिलिटी है उसके अंदर पीएसी का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। एंड नॉट जस्ट दैट, योर सीएजी इज द फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट यूटिलिटी है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर अदर कमेटीज जो इसके साथ भी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन जो पार्लियामेंट परमानेंट कमेटीज़ हैं उसके अंदर पीएसी ज़रूर आती है। तो मेंस 2023 का सवाल अगर आप देखें वो यही कह रहे हैं, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटीज़, हाउ फार हैव द फाइनेंशियल कमेटीज हेल्प्ड इन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। ओके, सो इसके अलावा एस्टिमेट कमेटी भी होती है। फाइनेंशियल कमेटीज़ की बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पे भी, ठीक है। एस्टिमेट्स कमेटी है आपके यहाँ पे। देन यू हैव डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, देन यू कैन से कमेटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं ये मेजरली, और इसके अलावा पीएसी तो है ही। तो ये सब मिलके आप बोल सकते हो कि फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को मेक श्योर करती हैं यहाँ पे। ओके, तो पीएसी की कुछ एक खासियत होती है कि देखिए एक कन्वेंशन डेवलप हुआ है कि ओपोजिशन से किसी इंडिविजुअल को, ओपोजिशन से किसी एमपी को इसका चेयरमैन बनाया जाएगा। ये कन्वेंशन है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये रूल है। दिस इज द कन्वेंशन दैट वी हैव डेवलप्ड ओवर द टाइम। ओके, और पीएसी के अंदर आपको ये मालूम होनी चाहिए कि 15 मेंबर लोकसभा से आएंगे और 7 मेंबर राज्यसभा से आएंगे। तकरीबन दोनों 22 मिला के 22 मेंबर होते हैं यहाँ पे। सो दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ दिस कमेटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो इंडिया में रिवाइव प्लान टू प्रोक्योर 6 more P-8I एयरक्राफ्ट फ्रॉम यूएस। ओके, सो इट्स अ डील दैट वी आर गोइंग टू मेक विद ट्रम्प। ट्रम्प काफ़ी इंटरेस्टेड होता है। ट्रम्प वांट्स बिजनेस, ट्रम्प को चाहिए बिजनेस, और उसके एक्सचेंज में आप ले लीजिए जो भी आप लेना चाहते हैं। तो वो यहाँ पे बड़ा आइडिया है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट सिर्फ इतना ही नहीं है, देर आर मैनी मोर थिंग्स दैट वी वॉन्ट टू, यू कैन से लुक फॉरवर्ड टू। आप एक जनरल इलेक्ट्रिक्स के जो हमारे 414 जेट इंजन्स हैं जिसकी हेल्प से हम तेजस को उड़ा रहे हैं, वो तो हमें चाहिए ही चाहिए विदाउट अ डाउट। ओके, तो वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। एंड P-8I विच कैन हंट द सबमरीन, तो वो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। ये आपके लिए अच्छा प्लेन होगा, आप इसको ले लीजिए, ठीक है। तो लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट की बात हो रही है यहाँ पे P-8I की, तो वी वांट दैट। तो अच्छी चीज़ है ये। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नॉट जस्ट दिस, तो देर आर दिस MQ-9B ड्रोन जो हैं वो भी हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट द मोदी कैन पुट अप इन फ्रंट ऑफ ट्रम्प, तो वो चीज़ हम यहाँ पे लेके आएंगे। तो कल हमने ये डिस्कस किया ही था कि भाई इंडो यू रशियन जो है डिफेंस डील क्यों बेटर होती है। तो एक तरीके से ये लोग ना आपके यहाँ पे इन्वेस्ट करने को रेडी होते हैं, और इतना ही नहीं है, ये लोग जॉइंट प्रोडक्शन को भी रेडी हो जाते हैं। तो जॉइंट प्रोडक्शन को रेडी हो जाएंगे, बहुत फ्लेक्सिबल है रशियंस। ओके, इतनी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते, जॉइंट प्रोडक्शन में भी उनको प्रॉब्लम नहीं है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में भी इनको प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एडेड एडवांटेजेस हैं जो रशियंस हमारे यहाँ पे लेके आते हैं, और अच्छी चीज़ है ये, ठीक है। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अब बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, और ये कह रहे हैं कि डेंजरस कंसेशन दिया लाइबिलिटी को लेके। तो सिविल न्यूक्लियर डील हमारे यहाँ पे कंक्लूड की गई थी 2008 के अंदर, और बहुत बड़ी चीज़ थी उस समय ये, क्योंकि हम होपफुल थे कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगा। अब एक चीज़ समझनी है कि कुछ एक हर्डल्स थे उसके अंदर। पहला हर्डल क्या था भैया, लायबिलिटी का, कि किसको आप लायबल बनाओगे, पैसा कितना होना चाहिए, कंपनसेशन का अमाउंट। तो इस चीज़ को देखते हुए हमने इसको ईज आउट कर दिया। हमने कहा 1500 करोड़ का एक इंश्योरेंस पूल बनेगा। तो ये चीज़ ठीक थी, बढ़िया थी। इंश्योरेंस पूल भी बना आपने कि चलो ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो उस केस में जो है इस इंश्योरेंस पूल से पैसा आ जाएगा और कंपनसेशन दे दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद भी हमने देखा कि कभी भी इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पे नहीं आ रहा। दूसरी चीज़, अगर आप डिज़ास्टर्स को देखें,
भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर भी लायबिलिटी नहीं हो पाई थी, और फुकुशिमा डिजास्टर ने भी हाईलाइट किया कि विक्टिम्स की प्रोटेक्शन के लिए आपके पास कानून होना कितना ज़रूरी है। और ये भी ज़रूरी है कि जो सप्लायर्स हैं, जो आपके यहाँ पे इक्विपमेंट को सप्लाई कर रहे हैं, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी मेक श्योर करना ज़रूरी है। बिकॉज अगर पीछे से इक्विपमेंट ही फॉल्टी आ रहा है, देन डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम लायबिलिटी इन दैट। तो उस पर्टिकुलर एंटिटी को, सप्लायर को लायबल बनाना तो ज़रूरी है। अब ये पॉइंट था यहाँ पे। अब ऐसे में अगर आप इसको थोड़ा अलग से बनाएंगे तो कोई भी इन्वेस्ट नहीं करने वाला है। तो भाई हमारे यहाँ पे यही डिमांड चल रही थी कि पूरे सिस्टम को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हमें बनाना है, ठीक है। अब कैसे ये मेक श्योर किया जाएगा कि एक तरफ जो है विक्टिम्स का भी ख्याल रखा जाए और दूसरी तरफ जो है इन्वेस्टमेंट के लिए जितनी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए वो भी दी जाए। तो ये अब चैलेंज हमारे लिए ज़रूर हो सकता है, इतना आसान नहीं होने वाला ये। तो बात ये है, अब देखो हम चाहते हैं यूएस से, बाकी पूरी दुनिया से हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट हो, जो भी प्रोजेक्ट्स हमने अनाउंस किए थे वो जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएं। और बात ये आ रही है यूएस से जो रिएक्टर आएगा दैट इज़ AP1000, और इसने जो है मेजर कंसर्न भी रेज किया है बिकॉज इसको लेके डिले बहुत है यहाँ पे। क्या हमारे यहाँ पे हम सब कुछ कर दें, कानून भी बदल दें, क्या उसके बाद गारंटी है क्या कि इन्वेस्टमेंट एकदम से आना शुरू हो जाएगा? देन देर विल बी अ डिबेट अराउंड द इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग। तो ये जो कंपनीज आएंगी जो यहाँ पे इतना इन्वेस्टमेंट करेंगी, बड़े बड़े रिएक्टर यहाँ पे लगाएंगी, वो चीज़ एक चीज़ मेक श्योर करना चाहेंगे कि भाई उनको गारंटी दी जाए कि उनसे ही बिजली खरीदी जाएगी। बिना गारंटी के वो लोग क्यों इन्वेस्ट करेंगे? और दूसरी चीज़ कि भाई ये चीज़ सही होगी क्या कि आप ज़बरदस्ती जो है महंगी बिजली खरीदने पे मजबूर हो जाएंगे। सो ये एस्पेक्ट है जो हमें समझनी है। और दूसरी चीज़ भाई कितना मर्जी कर लो, थर्मल इज़ थर्मल, कोल बेस्ड यूनिट्स अभी भी जो है डोमिनेट करेंगे, बट वी हैव टू क्रिएट दैट एनर्जी मिक्स। हम जब भी हमारे यहाँ पे अपनी एनर्जी को सेट करने की बात करते हैं तो उसके अंदर हम एनर्जी मिक्स की बात करते हैं, जिसके अंदर कुछ रिन्यूएबल एनर्जी से आएगा, कुछ आप बोल सकते हो फॉसिल से जो हम बिजली निकाल रहे हैं वो चलता रहेगा। तो मिक्स बना के ही काम चलना है। रिन्यूएबल के अंदर भी हाइड्रो आप बात कर सकते हैं हाइडल की, तो जहाँ पे हो सके वहाँ से हाइडल निकालिए, जहाँ से हो सके सोलर निकालिए, आप जो है विंड एनर्जी निकालिए, ठीक। और न्यूक्लियर का भी आप कंपोनेंट इसके अंदर रख सकते हैं। तो दीज थिंग्स कैन बी सॉर्टेड आउट। एंड अदर पॉइंट इज दिस, राइट नाउ चीज़ें रुकी कहाँ हैं? रशियन जो है उनके रिएक्टर्स तो लगते जा रहे हैं, तो आपको तो और बेटर इक्विपमेंट चाहिए ना, इसलिए भी ये सब करना ज़रूरी है। देन देर इज़ दिस इंक्रीज्ड कंपटीशन फ्रॉम फॉरेन सप्लायर्स। तो न्यूक्लियर जो यूएस न्यूक्लियर कॉरपोरेशंस हैं उनको ज़रूर यहाँ पे बेनिफिट एक तरीके से बोला जाएगा, लेकिन इंडियन जो सिटीज़न है वो रिस्क पे होगा। तो क्या चेंज लाया जाएगा, पहले तो वो थोड़ा वेट एंड वॉच की मूड में है, मतलब हमें देखना होगा। तो वीकनेस लायबिलिटी फ्रेमवर्क के अंदर ज़रूर यहाँ पे बताई की गई है, ओके। और इंटरनेशनल प्रेशर है यहाँ पे, यूएस लॉबी कर रहा है कि भाई इंडिया के अंदर जो लायबिलिटी का कानून है उसको थोड़ा ईज आउट किया जाए। देखो उसके अंदर बात क्या है ना, ये जो इंश्योरेंस है 1500 करोड़ का, इस इंश्योरेंस का प्रीमियम भी तो पे करना पड़ता है, तो वो एक तरीके से एडिड कॉस्ट हो जाती है ना आपके यहाँ पे। तो वो सब हर्डल्स हैं जो इनको ज़रूर हमें मेक श्योर करना होगा। आपको अकाउंटेबिलिटी मेक श्योर करनी पड़ेगी, ठीक है। कहीं पे भी आप अकाउंटेबिलिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। देखिए हम बिजनेस फ्रेंडली ज़रूर बनाना चाहते हैं, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल। जनता की लाइफ भी उतनी ही ज़रूरी है। और अगर खुदा न खास्ता कोई डिज़ास्टर हो जाती है तो उसके बाद विक्टिम्स को उनका हक मिलना भी ज़रूरी है। तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ जो है बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, एंड दैट इज़ समथिंग बीइंग पॉइंटेड आउट हियर। अब बात करते हैं बजटिंग रिलेटेड टू द जेंडर। देखिए जेंडर बजटिंग की बात हो रही है, तो अगर हमारा विजन है कि हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो उस केस के अंदर वी हैव टू मेक श्योर दैट वुमेन आर पार्टिसिपेटिंग इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो वुमेन इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगी तब आप देखेंगे कि ट्रू सेंस में हम विकसित भारत होंगे। और जितने भी हमारे टारगेट हैं, चाहे पॉवर्टी को ज़ीरो करने की बात हो, यूनिवर्सल स्कूल एजुकेशन की बात हो, स्किल्ड लेबर बनाने की बात हो, अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने की बात हो, तो वी हैव टू मेक श्योर दैट देयर इज समथिंग फॉर द वुमेन। तो वहाँ पे जेंडर बजटिंग लेके आते हैं हम लोग। वैसे भी हम लोग इसे लागू करते हैं, सभी मिनिस्ट्रीज़ को ये इंस्ट्रक्शन होती है कि भाई वो सर्टेन अमाउंट ऑफ जो उनका बजट है उसमें से कुछ अमाउंट वो ज़रूर जेंडर कंपोनेंट को ध्यान में रख के खर्च करेंगे। मतलब वुमेन सेंट्रिक एक्सपेंडिचर यहाँ पे होगा ताकि वुमेन को बेनिफिट हो सके यहाँ पे, ओके। तो ये चीज़ पॉइंट आउट की गई है कि 8.8% जो है वहाँ उसके अंदर आप लिखेंगे कि जेंडर बजट का जो एलोकेशन है वो इंक्रीज़ किया गया है, ठीक है। और पिछले 20 सालों में सबसे ज़्यादा आप बोल सकते हो कि आज की डेट में है।
टोटल एलोकेशन अमाउंट अगर आप देखेंगे 4.49 लाख करोड़ कहीं ना कहीं हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स को दे रहे हैं, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट वी आर डूइंग और नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट। 4.5 लाख करोड़ जो है आप एक तरीके से जेंडर बजटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्च कर रहे हो, जिसमें वुमेन को बेनिफिट होने वाला है। तो दिस इज समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट और अक्रॉस द मिनिस्ट्रीज ये चीज़ की जाती है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। देखिए जेंडर बजटिंग ये नहीं है एक दो स्कीम के अंदर कर दिया भाई, सब पूरी मिनिस्ट्री को ये इंस्ट्रक्शन होता है कि आपको इतना पैसा जो है वुमेन सेंट्रिक एक्सपेंडिचर पे लेके जाना है। अब दूसरी चीज़ अगर आप समझेंगे तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो हमारे यहाँ पे रेट चल रहा है, दैट इज समथिंग अबाउट 42% चल रहा है। ओके, ग्लोबल एवरेज इज 47%, बट स्टिल थोड़ा गैप है। मेन का जो पार्टिसिपेशन रेट है दैट इज 79%, और जो गैप मैन और वुमेन का है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, ये आज की डेट में भी है। सो इन्वेस्टमेंट नीड्स क्या है? अचीविंग द टारगेट ऑफ 70% वुमेन पार्टिसिपेशन बाय 2047। सो इट्स अ गुड टारगेट दैट वी हैव केप्ट इन माइंड। अच्छा, बजट की बात करें तो एमजी नरेगा के अंदर भी हमने देखा है कि वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत मेजर रोल प्ले किया है इसने। ठीक है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। कंबाइंड एलोकेशन फॉर वेरियस प्रोग्राम्स इंक्रीज्ड फ्रॉम 1.9 लाख करोड़ टू 1.24 लाख करोड़। ये थोड़ा छोटा सा ही इंक्रीज यहाँ पे आया है, बट पूरा ओवरऑल देखें 4.5 लाख करोड़ इज़ अ वेरी बिग नंबर। ओके, तो काफ़ी ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी हमें और कुछ करने की ज़रूरत है। फर्स्ट इज दिस फॉर्मलाइजेशन पे काम करना है, खासकर जो गिग वर्कर्स हैं। अब देखिए देयर आर लॉट ऑफ वुमेन हु आर वर्किंग एज गिग वर्कर्स, तो उनका ज़रूर यहाँ पे उनके लिए सेफ गार्ड्स होने चाहिए, इंश्योरेंस एंड यू कैन से फर्दर जो सिक्योरिटी होती है, सोशल सिक्योरिटी, उसको लेके हमें चीज़ों को मेक श्योर करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो दैट इज़ वन पॉइंट। देन लेबर कोड एनफोर्समेंट की बात करें तो लेबर कोड को अच्छे से एनफोर्स करना ज़रूरी है। जॉब सिक्योरिटी लेके आना ज़रूरी है, वर्कर्स राइट, मैटरनिटी बेनिफिट, ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एजुकेशन की बात करें तो लाइक सेंटर फॉर एक्सीलेंस जो है वो हमें बनाना है यहाँ पे, और 600 करोड़ जो है जेंडर फोकस्ड इनिशिएटिव पे आपको खर्च करने पड़ेंगे। सो दीज आर द फर्दर एरियाज जिसके ऊपर ज़रूर जो है काम करना, और काम किया भी जाएगा, तो तब जाके वो इंक्लूसिविटी आती है। अदरवाइज वो मीनिंगलेस है अगर आप टेक्नोलॉजी में वुमेन का रोल नहीं रख रहे हो। अब बात करते हैं, इलेक्शन डिबेट है, क्या कन्विक्टेड पर्सन को, देखिए इलेक्शन कंटेस्ट करना अलाउ होना चाहिए। अब कन्विक्टेड पर्सन को इलेक्शन कंटेस्ट करना क्यों अलाउड नहीं है, पहले वो देख लेते हैं। तो सीधा साधा गेम है, इट इज़ रिलेटेड टू द वोटिंग राइट्स। ठीक, जेल के अंदर इंडिविजुअल जो है वो वोट नहीं कर सकता। उसके बेस पे ये चीज़ कंक्लूड की गई है कि आप यहाँ पे जो कन्विक्टेड इंडिविजुअल्स होंगे वो आगे जाके इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज़ द आइडिया विच इज़ एग्जिस्टिंग हियर। ठीक, अब इलेक्शन कमीशन के पॉइंट को देखेंगे तो सेक्शन 11 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट अलाउ इलेक्शन कमीशन टू रिमूव और रिड्यूस डिस्क्वालिफिकेशन। और कहीं ना कहीं ये कंट्रोवर्शियल टाइम, ये कंट्रोवर्सी है यहाँ पे। ओके, तो डिस्क्वालिफिकेशन को रिड्यूस भी किया जा सकता है अगर इलेक्शन कमीशन चाहे, और ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन्ड है। अब देखो हमारे यहाँ पे बहुत सारे रिफॉर्म्स आए हैं, लिली थॉमस केस वगैरह आया है यहाँ पे। ठीक है, बट डिस्पाइट दैट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हमारे यहाँ पे ठीक ठाक है। अब देखो एक चीज़ ये बता रहा है, सो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एक एनजीओ है, उनका कहना है कि 46% ऑफ इलेक्टेड एमपीज दे हैव क्रिमिनल चार्जेस। ओके, और 31% ऐसे हैं जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं, रेप और मर्डर जैसे। और कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल बैकग्राउंड्स दे हैव हायर चांस ऑफ विनिंग इलेक्शंस कंपेयर टू दोज विद क्लीन बैकग्राउंड्स, ये भी जो है उन्होंने बोला है। तो और दिक्कत क्या होती है, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज विनेबिलिटी की तरफ जाती हैं। ठीक, तो जिसके जीतने के चांस ज़्यादा होंगे उसके ऊपर जो है ज़्यादा दाव खेला जाएगा। दैट इज़ द पॉइंट हियर। ओके, अब आज की डेट में एक चीज़ को बात की गई है। देखिए अभी डिस्क्वालिफिकेशन का क्या पॉइंट है, तो अगर आप कन्विक्ट हो जाते हो तो इम्प्रिजनमेंट काटने के बाद, ठीक है, पहले तो आपको जो सज़ा होगी, पनिशमेंट होगी, इम्प्रिजनमेंट कंप्लीट करने के बाद 6 साल तक आप इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते हो। और सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन करती है कि दिस प्रेजेंट अरेंजमेंट इज़ फाइन। ये ठीक ठाक स्टैंडर्ड्स हैं जो अच्छे तरीके से क्लीन पॉलिटिक्स लेके आ सकते हैं। लेकिन डिस्पाइट दीज इनिशिएटिव्स पॉलिटिक्स में तो क्रिमिनलाइजेशन हटा ही नहीं है, तो ये पॉइंट समझने की ज़रूरत है। अब देखो यहाँ पे ज़रूरी क्या है, काम जो अंडर ट्रायल चलता है ना पॉलिटिकल जो सिस्टम हमारे यहाँ पे,
ये अंडर ट्रायल का सिस्टम जो है इसको फास्ट करने की ज़रूरत है। अगर सज़ा सुना देगी कोर्ट तो जो कन्विक्ट है वो कन्विक्ट हो जाएगा और वैसे ऑलरेडी बाहर हो जाएगा, तो दैट विल एक्ट एज अ डेटरेंस अगेंस्ट द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। वो चीज़ करने की ज़रूरत है। तो आपको फास्ट ट्रैक कोर्ट वगैरह का अरेंजमेंट करना है यहाँ पे, और जो पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं किसी भी क्रिमिनल या और केस के अंदर, तो उनको फास्ट ट्रैक करके जल्दी से जल्दी जस्टिस देने की ज़रूरत है। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। वहाँ से जो है आपका जो सिस्टम पूरा का पूरा है वो क्लीन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव फॉर टुडे सेशन। थैंक यू वेरी मच।